हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के तहत हमने एक टॉपिक शुरू किया था भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि एक टफ टॉपिक है, इस कारण इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ बातें पहले से ही हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है वो। इसके बाद में आज जो हम बात करेंगे पवनों की, क्योंकि पवनें अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो भारत की जलवायु है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं पवनें, और पवनों को समझने के बाद में हम भारत की जलवायु वाला टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु और पवन में क्या अंतर होता है वो। ये नाम ज़्यादातर आम बोलचाल में वायु और पवन को एक ही मान लिया जाता है। पवन को हवा भी कहते हैं। तो वायु, पवन या फिर हवा, इनके अंदर रात दिन का अंतर है, ये दोनों एक नहीं है। वायु जो है वो गैसों का समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। वायु जो है वो गैसों का समूह है। गैसों का समूह जो होता है उसको वायु कहते हैं। और वायु हर जगह उपस्थित होती है, भले आप किसी बंद कमरे में बैठे हुए हैं तो वहां पर भी वायु उपस्थित है, क्योंकि आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं और सांस ले रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पर वायु उपस्थित होती है। और वायु है उसको आप महसूस नहीं कर पाते, आप सांस लेते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि वायु वहां पर उपस्थित है। और जो पवन है इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो पवन किसे कहते हैं? तो पवन या फिर हवा की जो परिभाषा है वो है क्षैतिज रूप से गतिशील, क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पवन किसे कहते हैं? क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब वायु है, जब इसके अंदर गति नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं गैसों का समूह या वायु, और उस वायु के अंदर गति उत्पन्न हो जाए तो उसको हम पवन या हवा कहते हैं। क्षैतिज रूप से जो वायु चलती है उसको हम पवन या हवा कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वायु के अंदर गति क्यों उत्पन्न होती है। तो प्रश्न ये है कि वायु गतिशील क्यों होती है, गतिशील क्यों होती है, ये प्रश्न है, लॉजिक है पूरा। गतिशील क्यों होती है इसको समझना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, वायु है उसके अंदर कोई गति होती नहीं है, वो एक गैसों का समूह होता है और हर जगह उपस्थित होती है। पवन या हवा है, जो वायु है उसके अंदर गति हो जाए, यानी वो बहना शुरू हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तो उसको हम पवन या फिर हवा कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वायु के अंदर गति क्यों उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो गति उत्पन्न होने के दो कारण हैं, एक है तापमान और दूसरा है वायुदाब। तापमान और वायुदाब। वायुदाब का मतलब वायु का भार या वायु का प्रेशर। तो तापमान और वायुदाब के कारण ही वायु के अंदर गति होती है। अब ये दोनों जो कारण है, इसके कारण कैसे गति होती है उसको हम समझेंगे। जैसे मान लो ये कोई पृथ्वी का कोई भाग है, ये जैसे पृथ्वी है, ये जैसे पृथ्वी है या फिर ये जमीन है। अब यहां पर वायु है, वो गति कैसे करती है वो देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं तापमान के कारण वायु में गति कैसे होती है। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर तापमान है, रोशनी है, वो कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सूर्य की किरणें जिस पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ये आपको समझना है
कि पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर तापमान ज़्यादा होता है, और जिस भाग पर तापमान ज़्यादा होता है वहां पर जो वायु है वो गर्म ज़्यादा होगी। सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां पर तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो वहां पर जो वायु उपस्थित है वो वायु भी गर्म हो जाएगी। और आपको पता है जो वायु गर्म होगी वो गर्म वायु हल्की होती है और वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण वहां पर जो उपस्थित वायु है वो भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, क्योंकि वायु जैसे ही गर्म होती है तो गर्म वायु है वो फैलती है, हल्की होती है, और वो गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है। तो वहां पर हवा का जो प्रेशर है, वायु हल्की होकर ऊपर चली जाएगी तो हवा का प्रेशर है या वायु का भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वायु का भार कम हो जाएगा तो वहां पर वायु का जो दाब है वो कैसा हो जाएगा, निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब, इसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान रखना है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर सीधी पड़ती है वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा, और जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर उपस्थित वायु है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी, और वहां पर हवा का भार है वो कम हो जाएगा, और जिस क्षेत्र में हवा का भार कम होता है उसको बोलते हैं निम्न वायु दाब। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायु दाब कैसा होता है, निम्न होता है। तापमान ज्यादा, वायु दाब निम्न होता है, यानी यहां पर वायु की क्या हो गई, कमी हो गई, हवा की यहां पर कमी हो गई। एक तो ये। अब पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, या तो भी तिरछी पड़ती है या फिर पड़ती नहीं है, पृथ्वी के उस भाग पर तापमान क्या होगा, कम होगा। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है वहां पर तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो वहां पर उपस्थित वायु है वो ठंडी होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, ठंडी होगी। तो यहां पर वायु क्या होगी, ठंडी होगी। अब यहां पर वायु ठंडी होगी तो ठंडी वायु है वो फैलती नहीं है, तो इस वायु ठंडी वायु है उसके अंदर भार ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा तो यहां पर दाब कैसा होगा, उच्च दाब होगा, उच्च दाब। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर तापमान कम होता है वहां पर वायु का दाब होता है उच्च। तो यहां पर देखो, सूर्य की किरणें जहां पर सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है या उस समय नहीं पड़ रही है, वहां पर तापमान होगा कम, तापमान कम होगा तो वायु है वो कम गर्म होगी, तो वायु ठंडी रहेगी, और जो ठंडी वायु होती है वो फैलती नहीं है, नहीं ऊपर जाती है, वो नीचे रहती है, तो वायु का प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा, यानी दाब कैसा होगा, उच्च दाब होगा। तो उच्च दाब यहां पर है, तो ये ध्यान रखना है, जहां पर तापमान कम वहां पर दाब रहता है उच्च, जहां पर तापमान ज्यादा वहां पर दाब रहता है निम्न। अब यहां पर देखिए, देखा हमने कि यहां पर वायु है वो गर्म होकर ऊपर की ओर चली गई, तो यहां पर वायु की क्या हो गई, कमी, और यहां पर वायु ज्यादा है। अब ये जो ज्यादा वायु है तो इस क्षेत्र से, उच्च दाब से वायु कहां पर आएगी, निम्न दाब की ओर आएगी। यहां पर वायु की कमी है, यहां पर वायु ज्यादा है, यहां वायु का प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर के कारण हवा है वो वायु है वो यहां से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी, और जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु के अंदर गति होती है उसी को हम पवन कहते हैं। तो ये है पवन। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु के अंदर जो गति होती है उसी को हम पवन या फिर हवा कहते हैं। ये 37 गति होती है। ये
पृथ्वी के ऊपर एक साइड से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति होती है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना है, पवन है या फिर वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही आती है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही वायु आएगी, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर वायु नहीं जाएगी, क्योंकि जहां पर कमी है वायु की, उस वायु की कमी को भरने के लिए उच्च दाब से वायु है वो निम्न दाब की ओर आती है। और ये वायु के अंदर जो गति होती है यही सब बारिश, जलवायु, मौसम, यही पवन है यही डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं पवनों के बारे में। तो पवनें हैं वो 4 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पवनें 4 प्रकार की होती है, 2, 3 और 4। अब ये 4 प्रकार की कौन कौन सी पवनें हैं वो देखते हैं। पहली है जिनको हम कहते हैं भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनें, इनका दूसरा नाम है सनातनी पवनें। सनातनी पवनें। इन पवनों का तीसरा नाम है, इनको स्थायी पवनें भी कहते हैं। और इनका चौथा नाम है, इनको प्रचलित पवनें भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। ये एक ही प्रकार है पवनों का, पहला प्रकार, इनको भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। इनको भूमंडलीय पवनें कहने का कारण ये है क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर चलती है, पूरे भूमंडल को प्रभावित करती है, इसलिए इनको भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। इनको सनातनी पवनें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी पवनें हैं, इसलिए इनको सनातनी पवनें भी कहते हैं। ये प्रचलित पवनें कहने का कारण है कि वो एक ही जगह पर चल रही है, बहुत पहले से प्रचलन में है। और स्थायी पवनें कहने का कारण है क्योंकि ये स्थायी होती है। स्थायी होती है इसका मतलब क्योंकि ये साल भर, वर्ष भर, साल भर एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पवनों का पहला प्रकार है, उस पहले प्रकार के 4 नाम हैं। इनको भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं, सनातनी पवनें भी कहते हैं, स्थायी पवनें भी कहते हैं और प्रचलित पवनें भी कहते हैं। चारों एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है। ये पवनें, इनका ज़्यादा प्रचलित नाम है स्थायी पवनें। इनको स्थायी पवनें कहने का मुख्य कारण है क्योंकि ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है, तो इनकी दिशा पूरे साल एक जैसी ही होती है। तो ये पवनों का पहला प्रकार है। पवनों का जो दूसरा प्रकार है, इनको हम कहते हैं मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें। ये जो मानसूनी पवन है यही भारत की जलवायु को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की जलवायु को समझने के लिए पवन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो मानसूनी पवनें हैं इन्हीं के कारण भारत में बारिश होती है। तो इन पवनों को हम अच्छे से समझेंगे तो भारत की जलवायु है वो आराम से समझ में आ जाएगी। तो पवनों का जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं मानसूनी पवनें। इनको मानसूनी पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मौसम के अनुसार बदलती है। ये मौसम के अनुसार बदलती है, मौसम के अनुसार बदलती है। यानी इनकी जो दिशा है, जैसे स्थायी पवनों की दिशा पूरे वर्ष एक जैसी रहती है, ऐसे ही मानसूनी पवनों की दिशा है वो एक जैसी नहीं रहती है। इस कारण मानसूनी पवनों को अर्धस्थायी पवनें भी कहते हैं। अर्धस्थायी, अर्धस्थायी पवनें भी इनको कहते हैं क्योंकि इनकी दिशा पूरे वर्ष एक जैसी नहीं रहती है, मौसम के अनुसार बदलती है। ये 6 महीने इनकी दिशा अलग होती है
और अगले 6 महीने इनकी दिशा अलग होती है। तो ये 6-6 महीनों में अपनी दिशा परिवर्तन करती रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पवनों का जो दूसरा प्रकार है जिनका नाम है मानसूनी पवनें, ये पूरे वर्ष एक ही दिशा में नहीं बहती है। 6 महीने इनकी दिशा अलग होती है, अगले 6 महीने इनकी दिशा अलग होती है। मौसम के अनुसार ये अपनी दिशाएं बदलती है, इस कारण इनको अर्धस्थायी पवनें भी कहते हैं। पवनों का जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें, ये स्थानीय पवनें जो होती है इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनका जो समय है, कालखंड है, और दूसरा है विशेष क्षेत्र। तो स्थानीय जो पवनें हैं वो किसी स्थान विशेष पर चलती है, यानी पूरी पृथ्वी पर न चलकर किसी स्थान विशेष पर चलती है। ये इनका जो समय कालखंड है वो भी अलग होता है और किसी विशेष क्षेत्र में चलती है। जैसे इसका अगर उदाहरण देखें तो भारत के अंदर चलती है लू। तो लू है वो एक स्थानीय पवन है और वो गर्मी के महीनों में ही चलती है। गर्मी जैसे ही समाप्त हो जाती है, लू है वो भी समाप्त हो जाती है। तो स्थानीय पवनें ऐसी होती है जो किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय ही चलती है, किसी स्थान विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय ही चलती है, उसके बाद में ये गायब हो जाती है। ऐसी पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में लू, तो उसको स्थानीय पवनें भी कहते हैं। अगली जो पवनों का जो प्रकार है वो है दैनिक पवनें। दैनिक पवनें, दैनिक पवनें मतलब ऐसी पवनें जो दिन और रात में जो तापांतर होता है, दिन और रात में जो तापांतर यानी तापमान में जो अंतर होता है, उसके कारण जो पवनें बहती हैं उनको कहते हैं दैनिक पवनें। तो आपको ध्यान रखना है, पवनों का जो चौथा प्रकार है वो है दैनिक पवनें, जो दिन और रात, दिन में तापमान ज़्यादा होगा, रात में तापमान कम होगा, इसके कारण इन पवनों की दिशा है वो बदलती रहती है। तो ऐसी पवनों को दैनिक पवनें भी कहते हैं। दैनिक पवनों का अगर आपने उदाहरण देखा हो या आपने समझा भी हो तो जैसे स्थल समीर हो गया, स्थल समीर, समुद्र समीर, घाटी समीर, ये कुछ दैनिक पवनों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी यही ध्यान रखना है, पवनें हैं वो मोटे तौर पर 4 प्रकार की होती है। पहली जो है उनको स्थायी पवनें कहते हैं। स्थायी पवनों के अलग अलग नाम हैं, भूमंडलीय पवनें, सनातनी पवनें, प्रचलित पवनें। इनको स्थायी पवनें इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ष भर उनकी दिशा एक ही होती है। दूसरी होती है मानसूनी पवनें, वो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। 6 महीने इनकी दिशा अलग होती है, 6 महीने इनकी दिशा अलग होती है, इसलिए उनको अर्धस्थायी पवनें कहते हैं। तीसरी पवनें है स्थानीय। स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष पर और किसी विशेष समय में चलती है, फिर ये गायब हो जाती है। तो जैसे भारत में लू। और अगली है दैनिक पवनें, जो दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है उस कारण उत्पन्न होती है, जैसे स्थल समीर, समुद्र समीर और घाटी समीर। तो ये जो पवनें हैं इनका हम एक एक पवनों का पहला प्रकार, इसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से देखेंगे। फिर पवनों का जो दूसरा प्रकार है इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। फिर स्थानीय पवनों को, पूरे विश्व में स्थानीय पवनें कौन कौन से नामों से जानी जाती है, भारत में कौन से नामों से जानी जाती है वो देखेंगे। उसके बाद में दैनिक पवनें वो कैसे उत्पन्न होती है और क्या प्रभाव डालती है, उसको एक एक करके विस्तार से देखेंगे, ताकि आपके जो कंपटीशन के अंदर कहीं से भी अगर प्रश्न आ जाए तो वो आप आराम से हल कर पाओ।